अहम खबरें। भारत के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के वार्ड से पस्त हुआ चीन। सिखों के विरोध के आगे झुकी पाकिस्तान सरकार। तालिबान से रूस और चीन जैसी महाशक्तियां भी डरी। बांग्लादेश की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 52 लोगों की मौत। पंजाब में अकेले दम दिखा पाएगी बीजेपी, सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। कोरोना संक्रमण मामले कम होने पर स्कूल खुलने हुए शुरू। यूपी के बहाने कैसे एक तीर से दो निशाना साध रही है ओवैसी। यूपी में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, तैयारियां शुरू, केंद्रीय नेतृत्व के आदेश का इंतजार। टीका कर रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में टिकाऊ सुधार लाने में मदद। यूएई और ओपेक के झगड़े में फंसी तेल पर राहत की हमारी उम्मीदें। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। भारत के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच अब चीन ने नई चाल चली है। चीन अब तक तिब्बती सैनिकों को ऊंचाई वाले स्थान पर युद्ध करने की खास ट्रेनिंग दे रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के में ये भी दावा किया गया है कि चीन अब तिब्बती सैनिकों की भर्ती कर रहा है। भर्ती के दौरान इन तिब्बती सैनिकों को कई तरह की लॉयल्टी टेस्ट से भी गुजरना पड़ सकता है। इसके तहत तिब्बती सैनिकों को चीनी भाषा सीखने के लिए कहा जा रहा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को सर्वोच्च मानने के लिए कहा जा रहा है। तिब्बती सैनिकों से यह भी कहा जा रहा है कि वो पार्टी के नियमों को सबसे ऊपर माने, फिर चाहे वो दलाई लामा ही क्यों ना हो। यह भी कहा जा रहा है कि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद चीन इस तिब्बती सैनिकों को एलएसी पर तैनात कर सकता है। सवाल यह है कि क्या चीन इन तिब्बती सैनिकों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी करेगा। पाकिस्तान में स्थित करीब 100 साल पुराने श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे को फिर से खोलने की तैयारी की जा रही है। ये गुरुद्वारा खैबर पख्तूनख्वा प्रक्षेत्र में स्थित है और यहाँ पर सरकार का इस पर नियंत्रण है। बरसों पहले गुरुद्वारे को लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया था। इसके बाद सिख संगठन ने इसके खिलाफ प्रदर्शन करे थे। आखिरकार सिखों के विरोध के आगे यहाँ सरकार को झुकना पड़ा। अब इस गुरुद्वारे को पाकिस्तान के अल्पसंख्यक मामलों से जुड़ी एक शीर्ष संस्था को जीर्णोद्धार के लिए दिया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते वर्चस्व ने रूस और चीन जैसी महाशक्तियों के माथे पर भी बल डाल दिया है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अमेरिकी फौजों को अफगानिस्तान से वापस बुलाने के बाद ज्यादातर हिस्सों में तालिबान की पकड़ बढ़ती जा रही है। इन दोषों को इस बात की चिंता सताने लगी कि तालिबान के उभार से आतंकवाद का खतरा बढ़ सकता है। बांग्लादेश की एक फैक्ट्री में शुक्रवार को भीषण आग लग गई, जिसमें 52 लोगों की मौत हो गई। इस भयंकर आग में कम से कम 30 लोग घायल हो गए। समाचार एजेंसी एएफपी ने बताया कि आग इतनी भयानक थी कि कई मजदूर अपनी जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिल से नीचे कूद गए। बताया गया है कि दर्जनों अभी भी लापता हैं। वहीं फैक्ट्री के बाहर सैकड़ों की संख्या में मजदूरों के रिश्तेदार चिंतित और परेशान अपनों का इंतजार कर रहे हैं। इन सभी को अंदेशा है कि अंदर फंसे लोगों का बच पाना मुश्किल होगा। इस फैक्ट्री में नूडल्स, फ्रूट जूस और कैंडी बनाई जाती थी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने बताया है कि पार्टी प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और राज्य में सरकार का गठन करेगी। प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के आलोक में भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के साथ बैठक करने या पहुंचे संतोष ने ये घोषणा की है। देश में कोरोना केसेस में गिरावट के साथ अलग अलग राज्यों में स्कूल और कॉलेज खोलने की तैयारी होने लगी है। शुक्रवार को हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर बयान जारी किया। वहीं गुजरात में 15 जुलाई के बाद इसकी तैयारी हो रही है। गौरतलब है कि बिहार में भी स्कूल खोलने की तैयारियां चल रही हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पारा अभी से ही चढ़ने लगा है। जिला पंचायत चुनाव के बाद सबसे ज्यादा चर्चा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हो रही है, क्योंकि एआईएमआईएम 100 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। यूपी में करीब 18% मुस्लिम मतदाता हैं। ये 140 से अधिक विधानसभा सीट पर असर डालते हैं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी इनमें से 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। पर सवाल यह है कि आखिर एआईएमआईएम यूपी में चुनाव लड़ना क्यों चाहती है। अगले 10 दिन उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेश भाजपा संगठन के लिए काफी गर्मागर्मी भरे होने वाले हैं। भाजपा प्रदेश कार्य समिति को बैठक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 जुलाई को प्रस्तावित वाराणसी दौर कार्यक्रम करीब तय माना जा रहा है। वहीं प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। विस्तार के लिए केंद्रीय नेतृत्व के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि लक्षित राजकोषीय राहत, मौद्रिक नीति और तेजी से टीकाकरण अभियान के चलते
अर्थव्यवस्था ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप से उबरकर सुधार के संकेत दिखाना शुरू कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा, दूसरी लहर के प्रकोप को कम करने के लिए लाए गए व्यापक आर्थिक राहत पैकेज की राशि 6.29 लाख करोड़ रुपए थी। आरबीआई बाजार को सामान्य बनाए रखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। देश में पेट्रोल की कीमत कई राज्यों में 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गई है। इस बीच पेट्रोलियम उत्पादक देशों के समूह ओपेक और उनके सहयोगी ओपेक प्लस के बीच खींचतान ने मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। ओपेक के ज्यादातर सदस्य अगस्त से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसमें एक बड़ा सहयोगी संयुक्त अरब अमीरात यूएई इसके उलट उत्पादन में कटौती के करार को 2 साल और बढ़ाना चाहता है। ऐसे में भारत को राहत की उम्मीदें अब ओपेक और यूएई के झगड़े में फंस गई है। शेयर बाजार सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। बीएसई का 30 स्टॉक्स वाला संवेदी सूचांक सेंसेक्स 182.75 अंकों के नुकसान के साथ 52,386.19 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी 38.10 अंक टूटकर 15,689.80 के स्तर पर आज के दिन के अपने कारोबार को समाप्त किया। निफ्टी 50 से 26 स्टॉक्स आज नुकसान के साथ बंद हुआ। भारत और श्रीलंका के बीच 13 जुलाई से शुरू होने वाली लिमिटेड ओवर सीरीज पर कोरोना ने ब्रेक लगा दिया है। श्रीलंका के बैटिंग कोच, ग्रांड फॉलोअर और डेटा एनालिस्ट जीटी निरोशन के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद सीरीज के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। 13 जुलाई को खेले जाने वाला पहला वनडे मैच अब 17 जुलाई को होगा। भारत को इस दौर पर 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है। विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में शिखर धवन को इस टूर पर कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अदालत के प्रति सम्मान अपने आप आना चाहिए, ये मांग नहीं जाना चाहिए और अधिकारियों के तलब करके सम्मान में वृद्धि नहीं हो जाती है। कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा अधिकारियों को तुरंत तलब किए जाने के चलन के प्रति असहमति जताते हुए शीर्ष न्यायालय ने शुक्रवार को ये टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि इन आदेशों से न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन की जो रेखा है उसे लांघना पड़ता है। इस बार मोदी कैबिनेट में 42% मंत्रिता की छवि के हैं। चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाले समूह एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल के 78 मंत्रियों में से 42% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामला होने की घोषणा की है। इसमें से 4 पर हत्या के प्रयास से संबंधित मामले भी हैं। 15 नए कैबिनेट मंत्रियों और 28 राज्य मंत्रियों ने बुधवार को शपथ ली। इसके बाद मंत्रिपरिषद के कुल सदस्यों की संख्या 78,000 हो गई है। कोरोना संक्रमण से बच्चों के गंभीर रूप से बीमार पड़ने या उनकी जान जाने का खतरा नहीं के बराबर है। यह दावा ब्रिटेन स्थित कई विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के आधार पर किया है। शोध रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के कोरोना से उबरने की दर 99.995% है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हुए फेरबदल और विस्तार के मध्य प्रदेश में भाजपा का क्षेत्रीय संतुलन गड़बड़ा गया है। भाजपा का मजबूत गढ़ माने जाने वाला मालवा क्षेत्र बेहद कमजोर पड़ा है, जबकि ग्वालियर चंबल क्षेत्र का वजन ज्यादा बढ़ गया है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आने वाले नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इसी क्षेत्र से हैं। दूसरी तरफ थावरचंद गहलोत की केंद्र सरकार से हटने के बाद मालवा क्षेत्र केंद्र और राज्य दोनों जगह शीर्ष भूमिका से लगभग गायब है। जम्मू कश्मीर का परिसीमन 2011 की जनगणना के अनुसार होगा। अंतिम ड्राफ्ट सभी मांगों और सिफारिशों को लेने के बाद तैयार किया जाएगा। परिसीमन आयोग ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पहला संपूर्ण परिसीमन कमीशन 1981 में बना था। इसने 14 साल बाद 1995 में अपनी सिफारिश जमा की थी। ये 1981 की जनगणना पर आधारित था। उसके बाद किसी भी परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया गया था। ट्विटर और सरकार के बीच चल रही भिड़ंत के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बड़ा कदम उठाया है। आरएसएस ने स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप के नाम से फेमस कू पर अपना अकाउंट बना लिया है। वहीं संघ और भाजपा के कई नेता भी कू पर अपना अकाउंट बना चुके हैं। कू पर आने के बाद आरएसएस ने अपने संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवर को कोट करते हुए पोस्ट में लिखा है, भारत के केवल एक देश नहीं है बल्कि हमारी माँ है। ये वत्सलमयी मंगलकारी पुण्य भूमि हिंदू भूमि है। ये वो है जिसका हम अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करते हैं। माना जा रहा है कि आरएसएस का कू पर आना ट्विटर के लिए बड़ा संदेश है।
नीति आयोग डॉक्टर वीके पॉल ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में देश में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर कई अहम जानकारियां दी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि देश में पिछले कुछ दिनों से हर रोज कोरोना के लगभग 45,000 केस आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ये नंबर कम नहीं है। ये नंबर इसलिए कम लगते हैं क्योंकि बीते हुए दिनों में देश कोरोना की पीक से गुजर चुका है। इस प्रेस वार्ता में दौरान डॉक्टर वीके पॉल ने यह भी बताया कि देश से कोरोना की दूसरी लहर कब खत्म होगी। अगर आप सस्ता सोना खरीदना चाहते हैं तो आपके पास जबरदस्त अच्छा मौका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 4 जारी कर दी है। ये 12 जुलाई से 5 दिनों तक चलेगी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 का इशू प्राइस जो 12 जुलाई से 5 दिनों के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा 4,807 रुपये प्रति ग्राम सोने पर तय किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श में ऑनलाइन आवेदन करने वाले निवेशकों को 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट भी प्रदान करती है और आवेदन के खिलाफ भुगतान डिजिटल मोड में माध्यम से किया जाता है। आरबीआई ने कहा ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड का इशू प्राइस 4,757 रुपये प्रति ग्राम होगा। इससे पहले सीरीज 3 के लिए निर्गम मूल्य जो 31 मई से 4 जून 2021 के दौरान सदस्यता के लिए खुला था उसमें 4,889 रुपये प्रति ग्राम था। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए शुभ 24 के साथ। धन्यवाद।